प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें सिविल सर्विस डे पर आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है उस पर ध्यान रखें कि वो टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल अपने दल के लिए कर रहा है या देश हित के लिए, ये आपको देखना होगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री ने करीब आधे घंटे तक अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश ने आप पर बहुत भरोसा किया है, आपको मौका दिया है, उस भरोसे को कायम रखते हुए काम करिए। कर्नाटक चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बीदर पहुंचे और सबसे पहले रामकृष्ण आश्रम में पूजा की। इसके बाद उन्होंने इलाके के लोगों से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर हैं। आज टीपू सुल्तान की जन्मस्थली देवनहल्ली में अमित शाह का रोड शो होना था, लेकिन मौसम बिगड़ने की वजह से कार्यक्रम को टाल दिया गया। उधर पीएम मोदी ने कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री केएस ईश्वरप्पा को फोन किया और उनकी वफादारी की तारीफ की। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को ज्ञानवापी परिसर में पानी की व्यवस्था के लिए 6 टब उपलब्ध कराने का आदेश दिया। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग जैसी संरचना से करीब 70 मीटर की दूरी पर मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था भी की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट इसकी निगरानी करेंगे। यह व्यवस्था केवल ईद तक रहेगी। बता दें कि वजूखाना 11 महीने से सील है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि रमजान में वजूखाने के इस्तेमाल की इजाजत दी जाए। पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों को ढूंढने के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। इस बीच एनआईए की टीम ने उस जगह का मुआयना किया जहां आतंकियों ने फौज की ट्रक को निशाना बनाया। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आतंकी हमले को 5 दहशतगर्दों ने अंजाम दिया, जिसमें से 3 विदेशी थे और 2 स्थानीय। ये भी खबर है कि आतंकी हमले का मकसद कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक से पहले सनसनी फैलाना था। पटना में अलविदा की नमाज के बाद गजनवी नाम के शख्स ने अतीक के समर्थन में नारे लगवाए। विवाद बढ़ा तो पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। उधर अतीक की हत्या को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा और अतीक के हत्यारों को आतंकवादी और गोडसे की अवैध संतान बताया। इस बीच खबर आ रही है कि अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता सरेंडर कर सकती है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। सुबह करीब 10:30 बजे आरोपी ने एक महिला पर गोलियां दाग दी। आरोपी कामेश्वर सिंह सस्पेंडेड वकील है। आज भी वो वकील बनकर ही आया था। पीड़ित महिला के साथ उसका पैसों का विवाद था। पीड़ित महिला राधा को पेट और हाथ में 3 गोलियां लगी। इस घटना में एक वकील भी घायल हो गया। बाद में आरोपी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड में कल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। ऋषिकेश में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम जा रहे श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। केदारनाथ यात्रा की डोली ऊखीमठ से रवाना हो गई है। उधर बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियां भी जोरों पर है। अक्षय तृतीया से पहले लोगों के लिए खुशखबरी है। सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 60,446 रुपए पर पहुंच गया। इसके बावजूद इस बार सोने की खरीदारी में 20% गिरावट की आशंका है। चांदी की कीमत में 656 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। सर्राफा बाजार में भीड़ उमड़ रही है और लोग त्योहार के लिए खरीदारी कर रहे हैं। अक्षय तृतीया पर सोने और चांदी के आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। शुक्रवार की शुरुआत होते ही ट्विटर ने लेगेसी वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटा लिया। अब ट्विटर पर ब्लू टिक सिर्फ उन्हें मिलेगा जो इसके लिए पैसा चुकाएंगे। कई मशहूर हस्तियों के अकाउंट से भी ब्लू टिक हट चुका है। उनमें अभिनेता शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। अमिताभ बच्चन ने चुटीले अंदाज में ट्वीट किया और लिखा कि उन्होंने भुगतान कर दिया है। आज हमारे देश में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और ये खबर आज आपको दुख और क्रोध दोनों से भर देगी। आपको याद होगा, कल जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के एक कॉन्वॉय पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। और ये तस्वीरें उन्हीं शहीद जवानों की है
जिन्हें आज हम सबसे पहले आप सबकी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का जो बलिदान दिया है, ये इस देश के लिए दिया है, इस देश में रहने वाले 142 करोड़ लोगों के लिए दिया है, आपके लिए दिया है, हमारे लिए दिया है, आपके परिवारों के लिए, आपके बच्चों के लिए दिया है। आज हमारे देश के लोगों को इन जवानों की शहादत पर गर्व करना चाहिए था और उन्हें नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी। लेकिन दुख की बात यह है कि आज इन शहीदों के लिए हमारे देश में कोई नारा नहीं लगा। लेकिन जिस अतीक अहमद ने कई दशकों तक सैकड़ों हजारों परिवारों पर अत्याचार किया, लूटपाट की, कई लोगों की हत्याएं करवाई, उस अतीक अहमद को शहीद बताते हुए आज उसके समर्थन में न सिर्फ नारेबाजी की गई, बल्कि उसके लिए कहा गया कि वो मरा नहीं है, बल्कि वो अब अमर हो गया है और वो एक शहीद है। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां जामा मस्जिद के बाहर जुम्मे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में आज लोगों ने अतीक अहमद को शहीद बताते हुए उसके समर्थन में नारेबाजी की है और उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान अतीक अहमद की शहादत को कभी नहीं भूलेंगे। सोचिए, इन तमाम लोगों को पुंछ में शहीद होने वाले भारत के असली नायकों के लिए यह नारेबाजी करनी चाहिए थी। आज जुम्मे की नमाज के बाद इन्हें हमारे बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, लेकिन इनमें से किसी एक व्यक्ति की भी आंख से एक आंसू नहीं गिरा। किसी की जुबान पर हमारे बहादुर जवानों के लिए कोई श्रद्धांजलि नहीं थी। ये तमाम लोग अतीक अहमद के लिए आंसू बहा रहे थे और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात इस देश के लिए कुछ और हो नहीं सकती। इन नारों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अब हमारा देश दो धड़ों में बंट चुका है, जिनमें एक धड़ा ऐसा है जो पुंछ में शहीद होने वाले सैनिकों को शहीद मानता ही नहीं है, उन सैनिकों को अपना नहीं मानता, उनके परिवारों को अपना नहीं मानता, उन सैनिकों की शहादत को शहादत नहीं मानता और ना ही उनकी बहादुरी को सलाम करना चाहता है। लेकिन ये वो तबका है जो अतीक अहमद के लिए जरूर आंसू बहाना चाहता है, अतीक अहमद के लिए जरूर उनका दिल रो रहा है और ये लोग कहते हैं कि अतीक अहमद सच्चा मुसलमान था और उसकी शहादत को कोई भी भुला नहीं सकेगा। इसलिए अतीक अहमद अब अमर हो चुका है। हमारे ये जवान अमर नहीं हुए, हमारे ये जवान शहीद नहीं है, बल्कि अतीक अहमद अमर हुआ है। अतीक अहमद असली शहीद है। आज हमारे देश में अतीक अहमद को शहीद बताने की एक होड़ सी लगी हुई है और हमारे देश के विपक्षी नेता भी अतीक अहमद के लिए कई दिनों से आंसू बहा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये नेता ये सोचते हैं कि भारत का जो मुसलमान है उसकी हमदर्दी अतीक अहमद के साथ है। लेकिन आज हमारा सवाल भी आपसे ये है कि हमारे देश के जो मुसलमान हैं, और आज हम ईद से एक दिन पहले तमाम अपने मुस्लिम दर्शकों से भी ये पूछना चाहते हैं कि क्या वाकई अतीक अहमद उनका आदर्श है? क्या वाकई उनका दिल अतीक अहमद के लिए रो रहा है? हम मानते हैं जिस प्रकार से अतीक अहमद की हत्या हुई है वो हत्या संवैधानिक नहीं है, हत्या का तरीका गलत था। लेकिन इससे यह साबित तो नहीं होता कि अतीक अहमद एक शरीफ आदमी था, अतीक अहमद एक ऐसा आदमी था जो आपको किसी अच्छे जीवन की प्रेरणा दे सके। लेकिन हमारे ये तमाम जो लोग हैं ये आज भी अतीक अहमद के लिए आंसू बहा रहे हैं और हमारे नेता इसलिए आंसू बहा रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अतीक अहमद के लिए हमदर्दी दिखाकर देश के तमाम मुसलमान चुनावों में उन्हें वोट दे देंगे। लेकिन आज हमारे देश के मुस्लिम दर्शकों को यह तय करना है कि वो अतीक अहमद को अपना मानते हैं या फिर भारतीय सेना के उन 5 जवानों को अपना मानते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए कल अपनी शहादत दी है। दुख की बात यह है कि हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने पुंछ में शहीद होने वाले जवानों के लिए अब तक न तो कोई श्रद्धांजलि दी है, एक भी ट्वीट नहीं किया है। और इनमें अखिलेश यादव और मायावती जैसे नेता भी हैं जिन्होंने अतीक अहमद की हत्या पर तो तुरंत ट्वीट कर दिया था। अतीक अहमद की हत्या पर वो बड़े आहत हुए थे, लेकिन पुंछ में शहीद होने वाले भारतीय सेना के जवानों के लिए इन नेताओं ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया है। और इसीलिए आज आपको यह तय करना है कि भारत के असली नायक और शहीद कौन है।
आपको याद होगा जनरल बिपिन रावत जो भारत के सीडीएस भी थे, वो 2.5 फ्रंट की बात किया करते थे कि भारत जो है वो 2.5 फ्रंट्स पर लड़ रहा है। एक फ्रंट है पाकिस्तान, एक फ्रंट है चीन और आधा फ्रंट है हमारे अपने ही देश के लोग जो हमारे देश के दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे ही अपने देश में रहते हैं लेकिन हमारे ही देश की सेना का मनोबल गिरा कर रखते हैं, हमारे अपने ही देश को कमजोर करते हैं और यही वो 2.5 फ्रंट है। ये जो आधा फ्रंट है ये वही है जो हमारे बहादुर सैनिकों की शहादत पर आंसू नहीं बहा रहा, उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे रहा और अतीक अहमद की मौत का उन्हें बहुत दुख है। हैरानी की बात यह है कि आज अतीक अहमद को लेकर जिस तरह की बातें पटना में जुम्मे की नमाज के बाद कही गई, वही बातें अब आतंकवादी संगठन अल कायदा भी कह रहा है। यानी अल कायदा की भाषा और ये जो लोग हैं हमारे देश में जो बात कर रहे हैं, इन दोनों की भाषा एक है, एक जैसी भाषा है और एक जैसी मंशा है। अल कायदा ने अतीक अहमद की हत्या पर 12 पन्नों का एक बयान जारी किया है जिसमें लिखा है कि अतीक अहमद को इसलिए शहादत देनी पड़ी क्योंकि वो एक मुसलमान था और अल कायदा उसकी मौत का बदला भारत से जरूर लेगा। ये बातें अल कायदा की उस आतंकवादी इकाई ने कही हैं जिसे AQIS यानी अल कायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। हालांकि आज यहां बात भारत के सिर्फ कुछ लोगों और अल कायदा की नहीं है। ये भारत के जो मुट्ठी भर लोग हैं और अल कायदा, ये तो एक ही भाषा बोल ही रहे हैं। ये अतीक अहमद के समर्थन में उतर आए हैं और इन्होंने अतीक अहमद की हत्या को हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया है, धर्म के आधार पर उसे लोगों को में बांट दिया है। जबकि अतीक अहमद जैसे अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, वो हिंदू भी हो सकता था, मुसलमान भी हो सकता था, कोई और धर्म का भी हो सकता था। आतंकवादियों का और अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, वो इंसानियत के दुश्मन होते हैं। अतीक अहमद की हत्या का मामला, अब आप सोचिए, हैरान रह जाएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। अतीक अहमद का मामला अब एक मुस्लिम देश बहरीन की संसद तक पहुंच गया है और बहरीन के एक सांसद जिनका नाम है अहमद कराता, उन्होंने कहा है कि अतीक अहमद की हत्या हिंदू कट्टरपंथियों ने की है और भारत में मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और इसे रोकने के लिए बहरीन और बहरीन की सरकार को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। बहरीन में अतीक अहमद की हत्या को भारत के खिलाफ एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, झूठ फैलाया जा रहा है, लेकिन वहां इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि अतीक अहमद कितना बड़ा माफिया था, कितना बड़ा अपराधी था और उसने कितने लोगों की हत्या करवाई, कितने बेकसूर लोगों की जमीनें उसने हड़प ली, कितने परिवारों को उसने सताया, कितने परिवारों को बर्बाद किया और कितने परिवारों पर उसने अत्याचार किए। यह भी विरोधाभास है कि जिस बहरीन पर आतंकवादी संगठन हमास को आर्थिक मदद देने के आरोप लगते रहे हैं, वही बहरीन आज भारत के एक माफिया की हत्या को धर्म से जोड़ देता है और कहता है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और ये सारी चीजें आज पश्चिमी मीडिया भी कर रहा है। सोचिए, पश्चिमी मीडिया के तमाम अखबारों में अतीक अहमद को एक माफिया या अपराधी के तौर पर नहीं बताया गया, बल्कि लिखा गया है कि वो एक लॉ मेकर था और उसकी कुछ हिंदुओं ने हत्या कर दी। आज मैं इन तमाम अखबारों में प्रकाशित हुई खबरों की एक कॉपी आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आया हूं और मैं आज आपको पढ़कर बताता हूं कि इन अखबारों में क्या लिखा जा रहा है। देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है रॉयटर्स, जिसका नाम आपने सुना होगा, उसने हेडलाइन दिया है फॉर्मर इंडियन लॉ मेकर स्लेन लाइव ऑन टीवी व्हाइल इन पुलिस कस्टडी। यानी इस न्यूज एजेंसी को अतीक अहमद सिर्फ फॉर्मर इंडियन लॉ मेकर नजर आया, उसे अतीक अहमद अपराधी नहीं दिखा, किडनैपर नहीं दिखा, हत्यारा नहीं दिखा, उसे यह नहीं पता चला कि अतीक अहमद के ऊपर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, उसे यह नहीं पता चला कि अतीक अहमद हथियारों का कितना बड़ा व्यापारी था, उसके ISI से संबंध थे और वो कैसे पाकिस्तान से हथियारों को यहां लाकर अपराधियों को बेचा करता था। उसकी नजर इनमें से किसी चीज पर नहीं पड़ी। इसी तरह एक और चैनल है अल जजीरा, उसकी हेडलाइन है एक्स MP अतीक अहमद ब्रदर शॉट डेड ऑन लाइव टीवी इन इंडिया। यानी अल कायदा को भी अतीक अहमद में सिर्फ एक्स MP नजर आया, यानी पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई की टीवी पर हत्या लाइव दिखाई गई है।
फिर एक और अखबार है ब्रिटेन का, उसका नाम है द गार्डियन, यह भी बड़ा अखबार है। इसकी हेडलाइन है फॉर्मर इंडियन लॉ मेकर किल्ड लाइव ऑन टीवी वाइल इन पुलिस कस्टडी। यह भी यही कह रहा है कि फॉर्मर इंडियन लॉ मेकर, इनमें से किसी ने भी अतीक अहमद के लिए अपराधी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, माफिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, और अतीक अहमद की जो असलियत थी उसके बारे में इन्होंने एकदम से उसे भुला दिया है। फिर द वॉशिंगटन पोस्ट, जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा अखबार है, वो लिखता है किलिंग ऑफ जेल्ड लॉ मेकर ऑन लाइव टीवी पुट स्पॉटलाइट ऑन इंडियाज एक्स्ट्रा जुडिशियल वायलेंस। तो उन्होंने अतीक अहमद को लॉ मेकर बताया है, कहा है कि टीवी पर उसे मारने की जो है लाइव तस्वीरें आई हैं और इंडिया में जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल वायलेंस हो रहा है। एक और अखबार द न्यूयॉर्क पोस्ट, वो भी यही लिखता है फॉर्मर इंडियन एमपी एंड ब्रदर शॉट डेड लाइव ऑन टीवी। और इसी तरह और भी कई सारे अखबार हैं, फॉर्मर इंडियन लॉ मेकर हिज ब्रदर शॉट लाइव ऑन टीवी। अब आप सोचिए, आप और हम अतीक अहमद के बारे में क्या सोचते हैं? हम जानते हैं उसकी असलियत। उत्तर प्रदेश के बच्चे बच्चे से अतीक अहमद की असलियत आप पूछिए, वो आपको बताएगा। उन परिवारों से पूछिए, उन लोगों से पूछिए जिनकी जमीनें हड़प ली, जिनकी हत्याएं करवा दी, जिन पर अत्याचार किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस से पूछिए, अदालतों से पूछिए, भारत के लोगों से पूछिए कि अतीक अहमद कितना खतरनाक अपराधी थे। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, बड़े बड़े अखबार हैं, अपने आप को बताते हैं कि ये पूरी दुनिया का ठेका इन्होंने ले रखा है। ये इन्हें अतीक अहमद की सच्चाई समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये सब जानते हैं कि अतीक अहमद को अगर ये पूर्व सांसद बताएंगे, लॉ मेकर बताएंगे, तो ये बताते हुए भारत की छवि धूमिल होगी और पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि भारत में एक पूर्व सांसद, इसमें तो ऐसा हेडलाइन लेकर चलता है कि ये कोई पूर्व सांसद है, बहुत बड़ा नेता रहा होगा और ये भी सुरक्षित नहीं है, इसकी हत्या होगी। और पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि भारत में लगातार एक्स्ट्रा जुडिशियल वायलेंस हो रही है, किलिंग्स हो रही हैं, लोगों को सड़कों पर ऐसे ही गोली मारी जा रही है। और दूसरा जो संदेश जाएगा वो ये है कि भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आप याद कर लीजिए, 2 दिन से मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि अतीक अहमद की जो कब्र बनाई गई है प्रयागराज में, आप देख लीजिएगा थोड़े दिन के बाद वो एक बहुत बड़े मजार में तब्दील हो जाएगी और वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचना शुरू कर देंगे, चादर चढ़ाना शुरू कर देंगे और दुआएं पढ़ना वहां पर शुरू हो जाएगा। और आप देखते जाइएगा, उसके बाद अतीक अहमद को एक शहीद बताने का जो सिलसिला है वो तो अभी शुरू हो ही चुका है। अब आपको असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने अतीक अहमद के हत्यारों को गोडसे का वंशज बताया है, गोडसे का वंशज, और कहा है कि जिस तरह नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, वैसे ही ये हत्यारे गोडसे के वंशज हैं। आप खुद सुन लीजिए, शायद वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अतीक अहमद महात्मा गांधी से कम बड़ा नेता नहीं था, महात्मा गांधी से कम बड़ा लीडर नहीं था। तो सोचिए, अतीक अहमद का कद इस तरह के लोगों ने कहां से कहां बढ़ाकर रख दिया है। अतीक अहमद ने जीते जी कभी यह सोचा नहीं होगा कि इस देश में मरने के बाद अतीक अहमद को इतना सम्मान दिया जाएगा, अतीक अहमद को शहीद कहा जाएगा, अतीक अहमद को इतना बड़ा नेता बना दिया जाएगा, अतीक अहमद का नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगेगा। और उसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा और दुनिया के हर बड़ी संस्था, न्यूज एजेंसी और अखबार में हेडलाइन छपेगी और लोग उसके बारे में इतना अच्छा लिखेंगे। ये तो खुद अतीक अहमद ने भी कल्पना नहीं की होगी। अब देखिए कि असदुद्दीन ओवैसी का ये जो बयान है, ये अपने आप में किस तरफ इशारा करता है। तीनों मारने वाले गोडसे की नाजायज औलाद है, क्योंकि गोडसे ने भी गांधी को मारा था गोली से, तो ये गोडसे के जानशीन है। ये 3 लोग टेरर सेल का हिस्सा है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे शक है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं, कितने हैं नहीं मालूम, जिनको ट्रेनिंग दी गई है, जिनको हथियार दिया गया है और जिनको कहा गया कि बेटे गोडसे का ख्वाब पूरा करना है तुमको। अब हम आपको हमारे उन बहादुर जवानों की शोक सभा में लेकर चलते हैं और यकीन मानिए, यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपका कर्तव्य है कि अपने जीवन में कम से कम 5 मिनट तो निकालिए
अपने जीवन के कुछ मिनट तो इन शहीदों के परिवारों को दीजिए, इन शहीदों के बारे में सोचिए, इन्हें श्रद्धांजलि दीजिए, क्योंकि इन्होंने ये सब कुछ अपने लिए नहीं किया, अपने परिवारों के लिए नहीं किया, ये सब आपके परिवारों को बचाने के लिए किया है, आपके परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए किया है। आज जब हमारे ही देश के कुछ लोग अतीक अहमद की हत्या पर आंसू बहा रहे हैं, तब आप सबको यह भी देखना चाहिए कि कल पुंछ में जो 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को उनकी शहादत पर आज कितना गर्व है। और इनमें लांस नायक कुलवंत सिंह भी इस आतंकवादी हमले में शहीद हुए हैं, जिनके पिता भी भारतीय सेना में थे और उन्होंने भी 1999 के कारगिल युद्ध में देश के लिए अपनी शहादत दी थी, और अब उनके बेटे ने भी देश के लिए शहादत दी है। और देखिए ये परिवार आज इस शहादत पर कितना गर्व करता है, और आज पूरे देश को इन परिवारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और साथ ही ये भी देखना चाहिए कि हम इन परिवारों के लिए क्या कर सकते हैं। इन परिवारों के लिए हमें सोचना होगा और इन्हें ये महसूस कराना होगा कि पूरा देश जो है इन परिवारों के साथ खड़ा है। जिसने भी ये काम किया, शहीद किया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। सानू अपने बच्चे ते मान है, देश कौम की रक्षा करते करते शहीद हो गए ने। आज हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे कि आप सबको इन परिवारों का आभारी होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। और अब आप देखिए कि आप कैसे, किस रूप में इन परिवारों को ये जाकर बता सकते हैं कि आप इन्हें शुक्रिया कहना चाहते हैं, इन्हें धन्यवाद कहना चाहते हैं, आप इनके आभारी हैं, आपका परिवार इनका आभारी है। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप अपने घर में रहकर 2 मिनट का मौन भी रख सकते हैं और आप इन परिवारों तक पहुंचने की कोशिश भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। आप चाहें तो अपने दिल में उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं, और आप चाहें तो इन परिवारों को मिलकर भी श्रद्धांजलि दे सकते हैं, और आप जो चाहें इन परिवारों के लिए आप चाहें तो कर सकते हैं, ताकि पूरे देश में एक संदेश जाए। और वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर आप किसी शहीद के परिवार से मिलते हैं या किसी शहीद के घर जाते हैं, तो वैसा ही है जैसे आप किसी पूजा के स्थल पर जाते हैं। अब आपको अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में कुछ और बताते हैं, जो पिछले 57 दिनों से फरार चल रही है। शाइस्ता परवीन भी आज जहां भी छुपी होगी, कितना हंसती होगी कि देखिए उसके पति के बारे में इस देश में कैसी कैसी बातें हो रही हैं, और उसके पति के बारे में अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में क्या क्या छप रहा है, और लोग कैसे उसके पति को एक शहीद बता रहे हैं, हालांकि वो खुद फरार है। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि शाइस्ता परवीन जल्द ही अदालत के सामने सरेंडर कर सकती है। हम तो यही कहेंगे कि अगर वो वाकई देश को ये बताना चाहती है कि वो इस देश के कानून को मानती है, इस देश की अदालतों को मानती है, तो उसे तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए। जब उसके पास 57 दिनों का ये मौका था, तो उसे पहले दिन ही सरेंडर कर देना चाहिए था। आप खुद सोचिए, वो कौन लोग होते हैं जो फरार होते हैं, वो कौन लोग होते हैं जो अदालत से भागते हैं, पुलिस से भागते हैं, और क्यों भागते हैं। इसलिए शाइस्ता परवीन, अगर आप हमें कहीं भी सुन रही हैं इस समय, अगर आप आज तक देख रही हैं, नहीं भी देख रही हैं, तो ये मैसेज, ये संदेश आप तक कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाएगा। अगर टीवी के जरिए नहीं तो आपके सोशल मीडिया के जरिए पहुंच जाएगा, आपके फोन पर पहुंच जाएगा, व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगा। हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि अपने पति की तरह मत बनिए। आपको शुरुआत में ही अपने पति को अपराध करने से रोकना चाहिए था। एक पत्नी का यह फर्ज होता है कि अगर उसका पति गलत रास्ते पर जा रहा है तो वो अपने पति को रोके, अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोके, अपने परिवार को गलत काम करने से रोके। खास तौर पर क्योंकि खुद आप एक महिला हैं, आपको अपने पति और बच्चों को यह बात कहनी चाहिए थी कि जब वो इतनी सैकड़ों महिलाओं पर अत्याचार कर रहे थे तो उन्हें यह काम नहीं करना चाहिए था। एक महिला होने के नाते इतना तो आप कर ही सकती थी, लेकिन ये सब करने की बजाय आपने भी उनके अपराध में शामिल होना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको भी रुपया पैसा अच्छा लगता था। दूसरों के ऊपर अत्याचार करके जो पैसा कमाया जाता है, दूसरों की जमीन हड़प कर जो पैसा कमाया जाता है, जो मुफ्त में पैसा आता है बिना मेहनत के, दूसरों पर अत्याचार करके, वो पैसा आपको भी अच्छा लगता था। उस पैसे के जरिए आपने एक बहुत वैभव वाला जीवन जिया, और आपको भी वो ताकत अच्छी लगने लगी जो किसी माफिया डॉन की पत्नी को
मिल जाती है घर बैठे। और इसीलिए आपने अपने परिवार को अपराध के रास्ते पर जाने दिया, क्योंकि आपको भी मजा आ रहा था और आप भी उसमें खुद शामिल थी। लेकिन अब आपके लिए ये एक मौका है कि आप देश के सामने आ सकती हैं, अदालत में आकर आप सरेंडर कर सकती हैं और देश को आप बता सकती हैं कि आज भी आपके मन में भारत के न्याय प्रणाली के प्रति इज्जत है और विश्वास है। कल हमने आपको शाइस्ता परवीन की पूरी कहानी बताई थी कि कैसे वो उत्तर प्रदेश पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की बेटी से एक बाहुबली की पत्नी बन गई। लेकिन आज हमने शाइस्ता परवीन के कुछ पुराने भाषण और बयान निकाले हैं जिनमें वो इस्लाम धर्म की बातें कर रही हैं और वो अपने हर बयान में अतीक अहमद को सांसद जी कहकर पुकारती थी। आज तक को दिए एक पुराने इंटरव्यू में शाइस्ता परवीन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की थी और आप भी हैरान रह जाएंगे, लेकिन यह सच है कि शाइस्ता परवीन ने आज तक को दिए ही इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। अब किस मंशा से की थी और क्या वो बार बार अपने बयान बदलते रहते हैं इस तरह के लोग? जब जरूरत पड़ती है किसी की तारीफ कर देते हैं, जरूरत पड़ती है तो निंदा कर देते हैं। लेकिन आप भी सुनिए शाइस्ता परवीन के वो पुराने बयान और भाषण, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि वो किस प्रकार की शख्सियत है, उसकी मानसिकता क्या है, उसकी विचारधारा क्या है और उसकी सोच क्या है। ऐसे 300 खास लोग जेल में हैं, मेरे 2 बेटे जेल में हैं और सांसद जी भी जेल में हैं, वह भी जेल में है। मेरा देवर पूर्व विधायक अशरफ, वह भी बरेली जेल में है। ना कोई खास, ना हमदर्द, ना साथी है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। हम लोगों के 13 बैंक अकाउंट सीज है। जैसे तैसे करके घर चला रहे हैं। यही मांग करेंगे कि हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी जांच करा लें। कौन भ्रष्ट अधिकारी हैं? कई भ्रष्ट अधिकारियों पर आपने आरोप लगाया है। जो हमारे लोगों के साथ मिलकर प्लॉटिंग करते हैं और उनका साथ देते हैं और वही लोग हमारे बच्चों को फंसाने की कोशिश करते हैं। सच यही है कि मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं और बहादुर हैं और कार्य कर रहे हैं। अच्छा, मुलाकात हो पाई है आपकी मुख्यमंत्री? अभी हो नहीं पाई है, 20 तारीख के बाद इंशाल्लाह हो जाएगी। क्या मांग करेंगे अगर मुलाकात होती? यही मांग करेंगे कि हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी जांच करा लें। सुल्तानपुर के बुजुर्गों, नौजवानों और साथियों, सलाम वालेकुम। ये मैं सांसद जी का खत पढ़ रही हूँ। साथियों, यह लड़ाई न सांसद बनने की है और न ही विधायक बनने की है, बल्कि हमारी जो तादाद है उस तादाद के हिसाब से पूरे मुल्क में अपनी हिस्सेदारी लेने की बात है। अब दूसरे की बेगारी और मजदूरी नहीं करेंगे और न दूसरे का झंडा ढोएंगे। जिनकी तादाद 100 में से 7 है वह लगातार मुख्यमंत्री बने और उनकी कौम लगातार तरक्की करे। मुसलमानों की तादाद 100 में से 22 है। पूरे मुल्क में हम 35 करोड़ से ज्यादा हैं और हमारे बच्चे या तो टायर का पंचर बना रहे हैं, या ड्राइवरी कर रहे हैं, या रिक्शा चला रहे हैं। यह लड़ाई अपने बच्चों को IAS और IPS, इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की है और तादाद के हिसाब से नौकरियों में हिस्सेदारी की है। बड़े जज्बात हैं और बहुत सी हकीकत आपसे कहना चाहता हूँ। वक्त कम है, जेल बंद हो गई है। दुआ की दरख्वास्त आप बुजुर्गों और जवानों से है। खुदा हाफिज, आपका अतीक अहमद। अब हम आपको आज की एक बहुत बड़ी खबर के बारे में बताते हैं, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बारे में है। सत्यपाल मलिक का कहना है कि CBI ने उन्हें जम्मू कश्मीर से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है और यह मामला उस घटना से जुड़ा हुआ है जिसका जिक्र सत्यपाल मलिक ने हाल ही में अपने कुछ इंटरव्यूज और बयानों में किया था।
उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता इस मामले में एक सिफारिश लेकर उनके पास आए थे और यह मामला अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी से जुड़ा हुआ था और मामला यह था कि अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी को इंश्योरेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलना था जिसमें जम्मू कश्मीर के जो सरकारी कर्मचारी थे उनका इंश्योरेंस होना था और ये इंश्योरेंस का जो पूरी डील थी ये अनिल अंबानी की कंपनी को मिलनी थी और ये कई सौ करोड़ रुपए का मामला था और उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी के एक नेता ने मुझसे सिफारिश की लेकिन मैंने ये काम करने से इनकार कर दिया और मैंने उस पूरी की पूरी डील को ही रोक दिया। ये उनका दावा है। अब ऐसा हुआ था या नहीं ये तो जांच का विषय है और अब सीबीआई ने इसी मामले को ठीक से समझने के लिए सत्यपाल मलिक को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है कि आप आइए और विस्तार से समझाइए कि तब क्या हुआ था। जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया था और जब वर्ष 2019 में पुलवामा का हमला हुआ था तब सत्यपाल मलिक ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, यानी उस समय वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए थे। बाद में उन्हें वहां से हटा दिया गया था और कुछ दिन के बाद सरकार से उनके संबंध खराब हो गए थे और हाल ही में वो काफी इंटरव्यूज दे रहे हैं जिसमें वो ये बात कहते हैं। उन्होंने दो बड़ी बातें कही हैं अपने हाल के बयानों में और अपने हाल के इंटरव्यूज में। पहली बात उन्होंने ये कही है कि पुलवामा का जो हमला हुआ था उसमें सरकार की गलती थी और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से उस समय बात की थी और उस समय अगर भारत सरकार हमारे जवानों को प्लेन मुहैया करा देती जाने के लिए तो उन्हें सड़क मार्ग से कॉन्वॉय के जरिए जाने की आवश्यकता ना पड़ती और उस समय प्लेन दे देने चाहिए थे। और इसलिए सत्यपाल मलिक ये दावा करते हैं कि यह भारत सरकार की वजह से पुलवामा का पूरा जो घटनाक्रम हुआ ये गलती की वजह से हुआ। दूसरा उन्होंने ये भी दावा किया कि जिस दिन पुलवामा का हमला हुआ उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने किसी ढाबे से जाकर, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर थे जहां पर फोन के सिग्नल्स नहीं थे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने किसी ढाबे से जाकर उनको फोन किया घटना की जानकारी लेने के लिए और जब उन्होंने बताया कि यह हमारी गलती से हुआ है तो प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम चुप रहो। ये ऐसा उनका दावा है। अगली जो बड़ी बात वो आजकल अपने इंटरव्यूज में कहते हैं वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है और जो उन्होंने अपनी छवि बनाकर रखी है कि वो भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, ये छवि गलत है। अब बड़ी बात यह है कि सत्यपाल मलिक वो व्यक्ति हैं जो कपड़ों की तरह अपने बयानों को बदलते हैं। जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब वो दिन रात उन्हीं प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ किया करते थे, तब वो दिन रात कहते थे, वो फिर वैसे अपनी बातों का जिक्र करते थे और कहते थे कि जब मैंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की तो उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, वहां पर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए और तब वो उनकी तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। तो अगर आप पुराने बयानों को लेंगे और उनके नए बयानों को लेंगे तो आपको उनमें आप समझ लीजिए दिन रात ब्लैक और व्हाइट और पूरा सच और झूठ, इतना अंतर आपको उसमें नजर आएगा। और इसीलिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने उनके इन इंटरव्यूज को और बयानों को इस काबिल भी नहीं समझा कि उन्हें रिपोर्ट किया जा सके। लेकिन अब क्योंकि सीबीआई ने उन्हें बुला लिया है पूछताछ के लिए तो अब दूध का दूध और पानी का पानी यानी पूरा ब्लैक एंड व्हाइट लोगों के सामने, देश के सामने आ जाएगा। अब हम आपको यह बताएंगे कि ब्रिटेन के स्कूलों में पढ़ने वाले हिंदू धर्म के बच्चों को उनके धर्म की वजह से कैसे वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। ब्रिटेन में एक थिंक टैंक है जिसका नाम है हेनरी जैक्सन सोसाइटी। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वहां के स्कूलों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों का उनके धर्म की वजह से मजाक उड़ाया जाता है और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित भी किया जाता है। यह रिपोर्ट ब्रिटेन के 1000 स्कूलों से मांगी गई जानकारी और इन स्कूलों में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों के माता पिता से की गई बातचीत पर आधारित है और इसमें 5 बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। और आप ध्यान से सुनिएगा। आप सोचते होंगे कि ब्रिटेन में तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है और ब्रिटेन वाकई एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सबको बराबरी का मौका मिलता है, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या लिखा है पहले ये सुन लीजिए। पहला पॉइंट, इस सर्वे में 51% हिंदू पेरेंट्स ने यह माना कि उनके बच्चों के साथ ब्रिटेन के स्कूलों में धर्म के आधार पर भेदभाव होता है और ब्रिटेन के स्कूल अब हिंदू विरोधी घटनाओं का केंद्र बन चुके हैं जहां हिंदू बच्चों को न सिर्फ इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है बल्कि इन स्कूलों में हिंदू देवी देवताओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का और भाषा का इस्तेमाल होता है। दूसरा पॉइंट, इस सर्वे में
19% माता पिता ने यह माना कि अगर वहां के स्कूल चाहें तो वो बहुत आसानी से इस हिंदू विरोधी नफरत की पहचान कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं। तीसरा पॉइंट, 85% लोगों ने यह माना कि ब्रिटेन के स्कूलों में हिंदू छात्रों के साथ होने वाले इस भेदभाव और हिंसक घटनाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है और इन स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स भी इसमें मुस्लिम छात्रों का ही साथ देते हैं, हिंदू छात्रों का साथ नहीं देते। चौथा, इस सर्वे में कुल मिलाकर ऐसी 8 घटनाओं के बारे में पता चला जिनमें कुछ छात्रों के खिलाफ सिर्फ इसलिए हिंसक घटनाएं हुई क्योंकि वो हिंदू थे। और पांचवी और सबसे चिंता की बात यह है कि पिछले 5 वर्षों में वहां इस तरह की घटनाओं की रिपोर्टिंग ना के बराबर रही है और 1% से भी कम मामलों में किसी बच्चे या उसके माता पिता ने इन घटनाओं की जानकारी दी या फिर उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से ब्रिटेन के स्कूलों में ईसाई और इस्लाम धर्म को मानने वाले छात्रों में हिंदू छात्रों के प्रति नफरत और बढ़ गई है, जिसकी वजह से इन बच्चों का वहां स्कूल जाना और वहां की क्लासेस में पढ़ना मुश्किल हो गया है। और बहुत सारे बच्चों का तो यह भी कहना है कि वो इस नफरत से परेशान होकर अपना धर्म बदलने के लिए अपने माता पिता को कह चुके हैं और बहुत सारे बच्चे तो अब स्कूल ही नहीं जाना चाहते। इस सर्वे के दौरान जब वहां हिंदू छात्रों के माता पिता से बात की गई तो उन्होंने कई ऐसी बातें बताई जिन्हें सुनकर आपको भी ऐसा लगेगा कि हम ब्रिटेन के नहीं, शायद पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे देशों के स्कूलों की बात कर रहे हैं। इस सर्वे में एक माता पिता ने यह बताया कि पहले उनकी बेटी को इंग्लैंड के एक स्कूल में हिंदू होने की वजह से काफी परेशान किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसके प्रति यह नफरत इतनी बढ़ गई कि एक दिन कुछ छात्रों ने उस पर स्कूल में ही गौ मांस का एक टुकड़ा फेंक दिया और इसके बाद इस हिंदू छात्रों को अपना स्कूल बदलना पड़ा। ब्रिटेन में ही रहने वाले एक और माता पिता ने यह बताया कि हिंदू छात्रों के साथ होने वाले इस भेदभाव में सिर्फ मुस्लिम छात्र ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें वहां के कई टीचर्स भी ऐसा कर चुके हैं। इनमें एक टीचर ने एक बार क्लास में एक हिंदू छात्र का मजाक उड़ाते हुए यह कहा कि क्या वो अपने हिंदू धर्म के बारे में जानता है जिसमें बहुत सारे भगवान होते हैं। इसी तरह ईसाई धर्म को मानने वाले एक छात्र ने एक हिंदू छात्र से कहा कि जीसस एक दिन हिंदू धर्म के सभी भगवानों को नरक में भेज देंगे और ये नफरत यहीं तक सीमित नहीं है। आज जिस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक एक खुद हिंदू है, उसी ब्रिटेन के स्कूलों में किसी हिंदू छात्र को उसके नाम से नहीं बुलाया जाता, बल्कि तमाम मुस्लिम छात्र उन्हें सिर्फ काफिर कहकर पुकारते हैं। वहां ज्यादातर मुस्लिम छात्र हिंदू छात्रों से यही कहते हैं कि अगर वो इस्लाम धर्म को अपना लेंगे तो उन्हें वहां पर कोई परेशान नहीं करेगा और इस्लाम धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें उन्हें जन्नत मिल सकती है। इसलिए हिंदू छात्रों को कट्टरपंथी जाकिर नायक के वीडियो देखने चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म का कोई मतलब है ही नहीं। इसलिए आप हिंदू धर्म छोड़िए, जाकिर नायक के वीडियोस देखिए कि जाकिर नायक अपने वीडियोस में इस्लाम के बारे में क्या बताता है, कैसे वो आपको बता रहा है कि आपको जन्नत नसीब होगी। इसलिए आप वो वीडियोस देखिए, वहां से प्रेरणा लीजिए और फिर अपने आप को इस्लाम की तरफ, इस्लाम अपनाने की तरफ प्रेरित होइए। सोचिए, सारी बातें वो माता पिता बता रहे हैं जिनके बच्चों के साथ हिंदू होने की वजह से ब्रिटेन के स्कूलों में भेदभाव हुआ और इसके बाद इन बच्चों को अपना स्कूल बदलना पड़ा क्योंकि वहां पढ़ना मुश्किल हो गया था। आज हमारी टीम ने ब्रिटेन के इन्हीं स्कूलों से आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आप सबको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश में भी स्कूलों में इस समय किस तरह का जहरीला माहौल है। उसके क्लास में एक लड़का था, तो वो उस बार बार उससे कहता था कि यू आर नॉट हिंदू, यू आर मुस्लिम, यू आर मुस्लिम, से दैट यू आर मुस्लिम। और वो घर में खेलने के लिए आता था, तो क्योंकि उसकी माँ भी काफी फ्रेंडली थी हम लोगों के, तो घर में भी वो कहता था कि ये तुम्हारे जो मूर्तियां लगी हुई हैं, स्टैचूज, थ्रो दम अवे, आई डोंट वांट टू सी दम।
जो हाल है अभी यूके में के बहुत सारे हिंदू चिल्ड्रन बच्चे जो है वो बुलिंग के शिकार हो रहे हैं। वैसे भी 2020 में जो इनसाइड यूके का रिपोर्ट था उसमें तो वो बहुत क्लियरली बता रहे थे कि 75% ऑफ द पेरेंट्स felt Hinduism is not being taught in positive light. So this is the first report ever done in the UK that looks specifically at anti-Hindu hate. Our findings are that looking at Hindu parents in the UK, 51% of those surveyed say their child has experienced some form of anti-Hindu hate at school. और अब आप सबके लिए एक छोटा सा अपडेट, और वो अपडेट ये है कि कल यानी शनिवार रात 9 बजे आप सीधी बात के नए एपिसोड में भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू का मेरे साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख पाएंगे, जिसमें उन्होंने कई बहुत बड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि समलैंगिक विवाह भारत के समाज और संस्कृति के खिलाफ है और इस पर फैसले का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि भारत की संसद और विधानसभाओं में बैठे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का है। ये उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि इस मुद्दे पर आजकल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है सेम सेक्स मैरिज पर, और ऐसे में कानून मंत्री का आज तक पर आकर ये कहना एक बहुत बड़ी बात है, जिससे आपको समझ में आएगा कि सरकार की मंशा और सरकार का जो मन है वो इस मुद्दे पर क्या है। और इसी इंटरव्यू में उन्होंने अतीक अहमद की हत्या पर भी खुलकर बात की है। अतीक अहमद की जो हत्या हुई है उस पर भारत के कानून मंत्री का क्या कहना है। ये पूरा इंटरव्यू आप कल रात 9 बजे सीधी बात में देख पाएंगे, लेकिन अभी आपको इस इंटरव्यू की कुछ खास झलक दिखाते हैं। अतीक अहमद जैसे अपराधियों को या तो एनकाउंटर में मार दिया जाए, और अगर इन्हें अदालत से आप सजा दिलवाएंगे तो ये 20 साल जेल में रहेंगे और जेल से ही अपना गैंग चलाते रहेंगे, जेल से ही सुपारी लेकर मर्डर कराते रहेंगे, जेल से ही बैठे बैठे फोन पर फिरौती लेते रहेंगे, और इनका पूरा गैंग वैसे ही चलता रहेगा। इन दोनों में से न्याय कौन सा है? यूपी में, अभी जब आप यूपी का जिक्र कर रहे हैं, तो यूपी में यही चल रहा था कि अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों का कब्जा था, जिसका बाहुबली कहते हैं, कि अपना हिसाब से कानून चलाते हैं। ये तो सभ्य समाज में, लोकतंत्र में ये हम कैसे मान सकते हैं? उसको ख़त्म करने के लिए मोदी जी का तो पूरा ब्लेसिंग तो है ही, लेकिन योगी जी ने जो काम किया है वहाँ ज़मीन पे, उसका तो तारीफ सब जगह कर रहे हैं। मैं इसलिए बहुत केयरफुली कह रहा हूँ कि अगर एनकाउंटर होता है या कहीं एक्शन होता है तो वो एक सिस्टम के तहत अगर मजबूरी में होता है या जहाँ होना चाहिए अगर होता है तो वो तो रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हैं ना, फेक एनकाउंटर होता है, गैर कानूनी तरीके से एक्शन होता है, वो तो नहीं होगा। अगर हुआ तो अदालत तो बैठे हुए हैं इसको ठीक करने के लिए, लेकिन कानून का अब प्रभाव यूपी में दिख रहा है। मैं ये आतिक अहमद वाला इशू को डायरेक्ट इसलिए नहीं कह रहा हूँ, अभी टिप्पणी भी नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि कोर्ट में इसका मामला है। जो भी आज यूपी में माहौल जो बदला है या कानून का राज है, माफिया राज नहीं है, तो उसमें राज्य सरकार का एक अच्छा प्रभाव, उसका छाप जरूर दिखाई देता है। आपकी पार्टी परिवारवाद का हमेशा के खिलाफ रहती है, परिवारवाद के खिलाफ आप काम करते हैं, लेकिन जुडिशरी में भी एक परिवारवाद है, और क्योंकि एक खास सिस्टम ने वर्षों तक 60-70 साल तक इस देश के तंत्र को चलाया है, तो ये देखा गया कि जुडिशरी में एक ही परिवार के जजेस बनते जा रहे हैं, एक ही विचारधारा के जज बनते जा रहे हैं। ये जो पूरा नेक्सस है, इससे कभी आपको टकराने में दिक्कत महसूस हुई? सुधीर जी, आपको समझना होगा कि ये कैसे बना इस तरह का परिस्थिति। जब सरकार इसका इनिशिएटिव करते थे जजों का अपॉइंटमेंट का, संवैधानिक प्रक्रिया जिसको हम कह सकते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद है 224 और 217 के तहत, वो उस समय ये विवाद या ये आरोप नहीं लगता था परिवारवाद जुडिशरी में। जब से कॉलेजियम हो गई है, अब हाई कोर्ट में 3 जज, सीनियर जज बैठ के तय करते हैं कि कौन कौन अगले जज बनेंगे। वो लोग नाम भेजते हैं हाई कोर्ट के जजेस के लिए, और सुप्रीम कोर्ट का जज के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट बैठ के नाम तय करते हैं। तो वो तो वही नाम भेजेंगे जो उनके दायरे में है,
उनके नॉलेज में है या उसके जुरिस्डिक्शन में है। तो जो कॉलेजियम बन गया तो कॉलेजियम ने ही ऐसा एक परिस्थिति खड़ा कर दिया जहां जो जज जिसको पहचानते हैं उसी का नाम को ही भेजेंगे, क्योंकि अगर नहीं पहचानते तो वो नहीं भेजेंगे। अगर सरकार के पास ये होता, पहले थे तो सरकार तो ब्रॉड बेस ये देखते थे, क्योंकि हम लोग तो जुडिशरी के नहीं हैं। तो 3 जज जब बैठते हैं तो जज बाकायदा उसमें कमेंट भी करते हैं कि ये जज को मैं जानता हूँ, ये अच्छा है, ये अच्छा आदमी है, अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, तो ये अच्छा जज बन सकते हैं। और इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है अक्सर, जिसको कहते हैं अंकल जज सिंड्रोम। ये विदेश से आए हुए एक कंसेप्ट है, लेकिन आजकल इंडिया में भी बड़ा यूज करता है। तो अंकल जज मतलब आपका अगर कोई जज पहले से बन चुके हैं तो फिर आपका भी जज बनने का रास्ता साफ होता है। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि अदालतों का दुरुपयोग हमारे खिलाफ किया जा रहा है, एजेंसीज का तो किया ही जा रहा है। दोनों ही गुजरात की अदालत द्वारा मारे गए लोग हैं, दोनों के मामले गुजरात की अदालत में चल रहे हैं। और केजरीवाल के मामले में जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के बारे में जानने की कोशिश की तो हाई कोर्ट ने उनके ऊपर जुर्माना कर दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने डिग्री मांगी और देखिए हमारे ऊपर जुर्माना हो गया। देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। जहां जाके अगर आप अनाप शनाप गालियां देंगे, एक्शन तो वही होगा। अगर आप गुजरात में जाकर के इस तरह के गालियां देंगे, अनाप शनाप बातें करेंगे, तो गुजरात के जुरिस्डिक्शन का जो हाई कोर्ट है या जो लोअर कोर्ट है वही तो एक्शन होगा। जहां संबंधित केस है वही होगा। आप कर्नाटक में जाकर के गालियां देंगे तो कर्नाटक में भी एक्शन होगा। पर ये राहुल गांधी ने तो कर्नाटक में ही जाके लेकिन कहा और मामला हुआ गुजरात में। हाँ, तो मोदी जो ओबीसी ग्रुप जाति जिसको गाली दिया है राहुल गांधी ने, तो वो गुजरात में ज्यादा है, तो वहां के लोगों ने इसका विरोध किया, तो संबंधित चीज है। और दूसरी बात, अब गाली देकर के जो नहीं कहना चाहिए ऐसे बातें अगर अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, गलत बात करते हैं, अदालत फटकार लगाते हैं, एक्शन लेते हैं, तो फिर माफी मांगते हैं या फिर रोना लग जाता है कि ये हो गया वो हो गया। अब अरविंद केजरीवाल बाहर में बोलने से डर गया तो असेंबली बुला करके असेंबली के अंदर में प्रिविलेज का कवर लेकर के गालियां दे रहे हैं। फिर ये कोई तरीका होता है? भारत के लोग देख चुका है इस तरह के गाली गलौज दे करके, इस तरह का अनाप शनाप बातें करके अब क्या साबित करना चाहते हैं? आजकल वो एक अरविंद केजरीवाल राजा की कहानी सुना रहे हैं। अब वो नाम नहीं लेते प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन सबको पता है कि बात उन्हीं के बारे में कर रहे हैं। वो कहानी लोगों को रोचक लगेगी। देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के बातों को अब कोई सीरियस नहीं लेता है। शुरू में अन्ना जी का आंदोलन में जब थे तो अन्ना जी की वजह से उसको लोग सीरियस लेते थे और दिल्ली में वो फ्री चीज बांट करके थोड़ा सा पॉपुलैरिटी गेन कर लिया, वोट भी मिले, 2 बार जीते। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, आज लोग उसको अभी सोचते हैं कि ये अराजक है, देश के लिए ये सही इंसान नहीं है। और जो लैंग्वेज यूज करता, आप सोचे ना, मुख्यमंत्री जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप टॉलरेट कर सकते हैं? मैं तो समझ में नहीं आता कि उसको क्या कहूं। राहुल गांधी भी आरोप लगा रहे हैं अडानी के मामले में, पर वो ये कह रहे हैं कि बताइए 20,000 करोड़ किसका है। ये नहीं कह रहे कि 20,000 करोड़ मोदी जी का है। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे नेता हैं भारत की राजनीति में जिन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी का नाम लेकर निजी तौर पर वो आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो डिग्री की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, पैसे की बात हो। कह रहे हैं कि नहीं, ये तो पैसा इनका है। तो ये उन्होंने एक नई चीज की शुरुआत की है जब प्रधानमंत्री का नाम लेकर निजी आरोप लग रहे हैं। अब ये फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी जी ऐसा डूब चुके हैं, वो खुद को ही मालूम नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। मैं आपको सुधीर जी बताऊं, कांग्रेस का कई नेता हमसे मिले हैं, वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस में हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या हो गया है, ये पार्टी को कहां ले जा रहे हैं, कैसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बिना मतलब का ऐसे अनाप शनाप बातें करके पार्टी को ही डुबा दिया। और बड़ी बात यह नहीं कि आपकी रफ्तार क्या है, जरूरी यह है कि आपकी दिशा क्या है।